हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल किड्स। कैसे हैं सारे के सारे? एवरीवन इज प्रेजेंट, एवरीवन इज रेडी फॉर द लेक्चर। ऑल गुड, ऑल सेट, ब्रिलियंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टाइम हो गया है। हाँ जी, कॉपी किताब पेन पेंसिल सब लेके बैठ जाए। चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो योर अग्रिम सर वेलकम्स यू टू योर द्रोणा बैच। कैसे हैं सब? समझ में आ रहा है सबको सब कुछ? छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं हमसे भी, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, है ना। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, वी कैन मेक मिस्टेक्स, लेकिन अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए। जब भी हम कोई भी चीज करते हैं एक बार पलट के उसको देखना चाहिए कि हमने क्या किया, क्यों किया, कब किया, किस समय किया, उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, उसके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। कोई काम हमने किया उससे कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा है, कितने को नुकसान पहुंच रहा है। कभी भी कोई काम ऐसा नहीं होता कि उससे हमेशा सबका फायदा ही हो, एक बैलेंस चलता रहता है। तो हमेशा ज़िंदगी में ऐसे फैसले लो, ऐसे कदम उठाओ जिससे फायदा ज़्यादा हो, नुकसान कम। ठीक है। एक 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 वर्ड है जो आजकल मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ है, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने भाई से भी बात कर रहा था, तो मैं अपने भाई को भी मैंने एग्जैक्ट खाते खाते डिनर के टाइम पे यही बोला कि भाई चीज़ों को ऑप्टिमाइज किया कर। तो ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी चीज़ को टाइम एफिशिएंट वे में कैसे किया जाए। कहने का मतलब है कि भाई तुम अपने कमरे से उठ के गए, पहले फ्रिज गए, तुमने ठंडे पानी की बोतल ला ली, ठीक है, ले आए तुम। अब तुम्हें लग रहा है यार ग्लास भी चाहिए मुझे, तुम फिर से अपने बाहर गए किचन से फिर ग्लास लेके आए। तो दिस इज नॉट ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज क्या होता कि पहले तुम पूरा प्लान बना लो भाई कि मुझे एक ग्लास में डाल के पानी पीना है, तो सीधा कमरे से निकलो, ग्लास लो, पानी की बोतल लो, एक बार कमरे में आ जाओ, एक चक्कर में काम हो गया। तो दिस इज व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन इज। तो अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस को, अपने चीज़ों को ऑप्टिमाइज करो। और इसके लिए मैंने तुम्हें अपने बिल्कुल डे वन ऑफ द इंट्रोडक्शन बताया था, जब मैंने ये लेक्चर, ये सीरीज स्टार्ट हुई थी हमारी। मैंने कहा था कोई भी तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन है ना, उस प्लान ऑफ एक्शन को लिखो। हर रात सोने से पहले अगले दिन का एक टू डू लिस्ट बनाओ कि अगले दिन सुबह उठ के शाम तक मुझे ये कुछ चीज़ें हैं जो करनी है। मुझे फिजिक्स के ये तो चैप्टर करने हैं थ्योरी, या मुझे इस चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन लगाने हैं, मुझे बायो में ये करना है, मुझे जुअलॉजी में ये करना है, मुझे केमिस्ट्री में ये करना है, मुझे इतनी देर का रेस्ट ही लेना है, इतनी देर मुझे कुछ काम करना है। पापा कोई काम बोल के गए अगर बैंक का, तो ठीक है, कल के टाइम टेबल में मैं कैसे उसे मैनेज करूं कि मेरा टाइम पढ़ाई का भी ना खत्म हो, पापा का काम भी हो जाए। हर चीज़ ऑप्टिमाइज करो, और ये चीज़ें प्लानिंग से आती हैं, हवा के पुलाव से नहीं आती। तो स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग ऑन थिंग्स। ठीक है, ये ज्ञान था आज तुम्हारे लिए कि चीज़ों को ऑप्टिमाइज करो। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, लास्ट लेक्चर जब लूंगा ना तो पूरे सेशन में जितने कीवर्ड्स जो है ना सारे एक शीट पे समराइज कर दूंगा। अगर गारंटी, अगर तुम उन सारे कीवर्ड्स पे काम करना सीख जाओगे ना, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। लोग तुम्हें प्रेज करेंगे, लोग तुम्हारी तारीफें करेंगे। ये नहीं कि तुम तारीफ के लिए काम कर रहे हो, तुम अपना ही काम करते रहोगे, तारीफें अपने आप आ जाएंगी तुम्हारे पास। ना चाहते हुए भी लोगों को लगे नहीं यार, गुड पर्सन। समाज में अच्छे अच्छे लोग होंगे तो समाज अच्छा होगा ना। तुम खुद सोचो, तुम्हारी पूरी लाइफ में, या तुम कभी पेरेंट्स से बैठ के बात करते हो तो पेरेंट्स अपने दुख शेयर करते हैं, तुम्हारे मन में आता होगा यार कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं पापा मम्मी को, यार उनको इतना दुख हो रहा है। तुम अच्छे बनो, तुम्हारे साथ वाले अच्छे बनो, तो धीरे धीरे सब कोई अच्छे बन जाएंगे ना। बट अगेन इंसान है, गलतियां तो होती हैं, किसी एक में अगर थोड़ा भी मैल आता है तो दूसरे में भी आने लग जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए वापस से पढ़ाई पे आते हैं। टाइम हो गया है, स्टार्ट करते हैं अपना। ज्ञान की बात हो गई खत्म, अब हम करते हैं यहाँ की चर्चा। लेक्चर नंबर 8, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आपका द्रोणा बैच, आपके अग्रिम सर। हमने लेक्चर 7 में क्या किया था? लेक्चर 7 में हमने क्या पढ़ा कि जो mRNA आपका बन के आता है, हमने कहा mRNA रेडी हो चुका था, हमने कहा उसके लिए tRNA नाम का एक स्ट्रक्चर था जो उसको रीड कर सकता है, जिसे अडाप्टर नाम दिया था हमने। अब प्रीवियस लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया तो हमने ये देखा था कि सारा का सारा ये जो कोड है क्रैक कैसे हुआ। तो हमने कहा भाई जॉर्ज गैमो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पास बेसिस हैं 4, और उन 4 बेसिस से तुम्हें यूनिक कोड चाहिए कम से कम 20, कम से कम 20। तो उन्होंने कहा देखो एक एक को पढ़ोगे तो 4 यूनिक कोड, दो दो को पढ़ोगे तो 16 यूनिक कोड्स। तो तुम्हें 3 3 को देखो मजबूरी है पढ़ना पड़ेगा, 3 3 को पढ़ोगे तब जाके तुम्हारे पास 64 कोड्स आएंगे,
अब 64 से 20 यूनिक तो निकल ही आएंगे आराम से। तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे। हमने देखा निरेनबर्ग मेथाई ने, हरगोविंद खुराना ने सेवेरो ओचोआ एंजाइम यूज किया, उससे उन्होंने टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए बनाए। आरएनए के ट्रांसलेशन से देखा भाई कौन से कोड यूज करके क्या अमीनो एसिड्स आते हैं, और पूरे जेनेटिक टेबल क्रैक हो गई। कोड नियरली यूनिवर्सल था, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। 3 लेटर का कोड है हमारा, तो हमने बोला कोडॉन ट्रिपलेट है हमारा। फिर हमने पढ़ा एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, डीजेनरेसी ऑफ द कोड। लेकिन कोई भी कोडॉन उठा लो, उससे तो हमेशा एक ही अमीनो एसिड आ रहा है, तो अनएम्बिगुअस नेचर। बिना किसी ब्रेक के स्टार्टिंग से एंड तक बिना ओवरलैप, बिना ब्रेक, 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 लगातार पढ़ा जाता है। 64 में से 3 ट्रांसलेशन को रुकवाते, उन्हें स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन बोला। बाकी 61 कुछ ना कुछ काम करा रहे हैं। सो वी हैव 20 अमीनो एसिड्स एंड 61 सेंस कोडॉन्स। हमने कहा था नॉन डिजेनरेट खाली 2 ही हैं, ट्रिप्टोफैन का यूजीजी और मेथियोनिन का एयूजी। अब एयूजी का दूसरा काम भी था कि वो जहां पे भी होगा वहां से ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी। उआ, उगा, उआग, ये जो कबीले वाली भाषा है याद रखना, उआ, उगा, उआग, ये तीनों हमने कहा था स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज लास्ट लेक्चर में कर लिया था। म्यूटेशंस पढ़ लिए थे कि फ्रेम शिफ्ट 1 या 2 के आने या 1 या 2 के जाने से होता है। 3 आए या 3 गए तो पढ़ने का तरीका चेंज नहीं हो रहा था। राम हैज बिग रेड कैप बन जा रहा था या राम हैज कैप बन जा रहा था, लेकिन 1 या 2 लेटर डाला या हटाया तो दिक्कत आ रही थी। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ा। आउट ऑफ एनसीईआरटी 3 पढ़े थे। पहला पढ़ा था मिस सेंस, कोडॉन ऐसे चेंज हुआ कि गलत अमीनो एसिड आ गया। नॉन सेंस, कोडॉन ऐसे चेंज हुआ कि वो स्टॉप में चेंज हो गया। साइलेंट, कोडॉन चेंज होने के बाद भी अमीनो एसिड चेंज नहीं हुआ। और फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था वोबल हाइपोथेसिस, कि क्यों एक ही अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडॉन थे। तो क्या पढ़ा था हमने वहां पे कि एक ही टीआरएनए कभी कभी एक से ज्यादा कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर लेता है। पहले के 2 बेसिस की पेयरिंग अच्छी होनी चाहिए, तीसरे पे डाबाडोल बेईमानी चल जाती है। तो उस बेईमानी को कहा था वोबल हाइपोथेसिस। तो इतना हमने लास्ट क्लास में खत्म कर लिया था। ठीक है, दिस मच वॉज कंप्लीटली डन। आज हम अपने क्रिक ने जो दिया था हमें मामला, उसको आगे लेके चलते हैं। क्रिक जी ने हमें बोला था दैट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम डीएनए टू डीएनए। तो रेप्लिकेशन खत्म हो चुका हमारा। फिर उन्होंने कहा भाई डीएनए से ही आरएनए बनेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन को 2 लेक्चर में अच्छे से खत्म कर लिया हमने। फिर उन्होंने कहा भाई आरएनए से बनेगा प्रोटीन, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। अब प्रोटीन बनाना है तो वो अमीनो एसिड की भाषा थी, आरएनए न्यूक्लियोटाइड की भाषा है। तो देखो भाषा का बदलाव हो रहा है। तो जब भाषा बदल रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन। इसकी भी हिंदी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें पता है तुम्हारे सर की ये वाली हिंदी तो देखो आती नहीं सर को, बट कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम सब कर सकते हैं ना। ट्रांसलेशन इन हिंदी, ट्रांसलेशन इन हिंदी क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब, अरे बाबा मिल ही नहीं रहा कुछ। अनुवाद, अनुवाद मिल रहा है मेरे को, तो चलो अनुवाद ही लिख लेते हैं। कुछ और मिलेगा तो कुछ और भी लिख लेंगे, अभी के लिए तो मुझे अनुवाद दिख रहा है। हमने क्या कहा था, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ही तो थे, कॉम्प्लीमेंटैरिटी फॉल करके डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड लग रहा है। आरएनए बनाना है तो ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को पढ़ के न्यूक्लियोटाइड लगाना है। अब बस डिफरेंस बस ये है वहां पे कि अगर ए है तो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री में यू आ जाएगा, साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है उसमें आरएनए में टी नहीं था। बट न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड की भाषा समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, इसको ऐसा समझो कि तुम हिंदी बोलते हो, है ना, तुम हिंदी बोलते हो। अब मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं बिहार को, तो बिहार में जिस टोन में हिंदी बोली जाती है आप वहां की एग्जैक्ट हिंदी आप बोलते हो, तो बिल्कुल सेम टू सेम भाषा रेप्लिकेशन जैसी हो गई। अब तुम हिंदी बोलते हो, तुम गए किसी काम से हरियाणा,
हरियाणा में भी तो हिंदी बोल रहे हैं, वो हरियाणवी हम बोल देते, बट हरियाणवी तो बोली है, डायलेक्ट है, लैंग्वेज तो हिंदी ही बोल रहे हैं वो भी, है ना, भाषा तो हिंदी है। लेकिन जब तुम वहां पे गए, सेम बात तुम सुन रहे हो, बट थोड़ा लहजा बदल गया है, मतलब नहीं, लहजा बदला, हिंदी हिंदी ही है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन जैसी चीज हो गई कि बिना इंफॉर्मेशन चेंज हुए हल्का फुल्का चेंज आ रहा है, लैंग्वेज नहीं बदली। लेकिन अब आप भाई साहब उठ के फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए हैं फ्रांस के किसी गांव में, अब वहां तो कोई भी हिंदी नहीं बोल रहा, वो फ्रेंच बोल रहे हैं अपनी, तो अब तो तुम्हें ट्रांसलेटर चाहिए, भाषा ही बदल चुकी है। तो अब नेक्स्ट लेवल था हमारा ट्रांसलेशन। तो उससे पहले साइंटिस्ट को दिमाग चलाना पड़ा कि भाई वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को कैसे अमीनो एसिड की भाषा में चेंज किया जाएगा। तो पता चल गया भाई टीआरएनए नाम का अडेप्टर है जो आरएनए को और अमीनो एसिड दोनों के बीच में एक अडेप्टर का काम कर सकता है। और जेनेटिक कोड को क्रैक कर लिया गया कि कौन से 3 बेसिस से कौन सा अमीनो एसिड कोड किया जाता है। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं इस अनुवाद की दुनिया में, इस ट्रांसलेशन की दुनिया में। अब हम देखेंगे कि डीएनए ने जो अपनी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दी थी, कैसे राइबोसोम्स और टीआरएनए मिलके उस ट्रांसलेशन को सक्सेसफुल करा के अमीनो एसिड की चेन बनवाएंगे। तो ये प्रोसेस हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। चलो जी, हेडिंग डाल लो ट्रांसलेशन, हेडिंग डालिए ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन अनुवाद क्या है इसका मतलब, डेफिनेशन लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। इट इज द प्रोसेस of polymerization of amino acids to form a polypeptide। क्या मतलब है इसका? पॉलीमराइज करने का मतलब बिल्कुल फर्स्ट डे पढ़ा था हमने कहा था पॉलीमराइज करने का मतलब होता है चेन बनाना। तो ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जहां पे अमीनो एसिड की चेन बनती है, उससे पॉलीपेप्टाइड बनता है और पॉलीपेप्टाइड से आगे प्रोटीन्स बनते हैं। तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, लिख लो आगे, फ्रॉम mRNA। यहां पे टेम्पलेट का काम mRNA कर रहा है, फ्रॉम mRNA। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा एनसीईआरटी ने कि जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का, वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहा। अब खुद सोचो, है हमारे पास खाली 20 अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड हमने पढ़े ना, लेकिन प्रोटीन 20 थोड़ी है पूरे दुनिया में, या 20 इंटू 20 भी कर लो, 20 इंटू 20 400 प्रोटीन भी नहीं है आपके पास। अपने लिविंग वर्ल्ड के अंदर, हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर लाखों प्रोटीन है, लाखों प्रोटीन। कैसे? क्योंकि वही 20 अमीनो एसिड कभी नंबर ज्यादा हो जाएगा उनका, तो कभी उनका सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएगा, तो अलग अलग नेचर के पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, उनसे जुड़ के अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स बनते हैं, और वो प्रोटीन अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसको देखो, हर चीज कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं हर चीज कनेक्टेड है। भाई तुम्हारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग रेशियो में अरेंज होके यही तो अलग अलग एलिमेंट्स बनते हैं। तुमने हाइड्रोजन की बात की तो तुमने बोल दिया भाई 1 इलेक्ट्रॉन, तुमने बोला हीलियम तो तुमने बोल दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तुमने बोल दिया लिथियम तो बोल दिया 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है तो वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, लेकिन इनके अलग अलग नंबर होने से अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, तो वो अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहां पे भी हो रहा है, वही 20 अमीनो एसिड, लेकिन वो किस सीक्वेंस में है, क्या ऑर्डर में है, उससे अलग अलग पॉलीपेप्टाइड, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से अलग प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो दे आर डिफाइंड बाय, अपनी मर्जी से तो नहीं बन रहा ना, उसकी डिक्टेशन किसने दी? द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन mRNA। अगर मेरे पास सीक्वेंस है
AUG, GAG, GUG। एक मेरे पास सीक्वेंस है GAG, UUU और UAG। तो mRNA में ये सीक्वेंस DNA ने भेजा है और DNA में ये सीक्वेंस एवोल्यूशन से क्रिएट होते हैं। आज की डेट में हम जो भी हैं, बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है एवोल्यूशन का, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। हम आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अगर mRNA में अब ये सीक्वेंस है तो फिक्स्ड है कि आपके पास मिथियोनिन आएगा, आपके पास ग्लूटामिक एसिड आएगा और आपके पास वेलाइन आएगा। बेसिस तो चार ही है ना, ए, यू और जी। सी यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं दिख रहा कहीं पे, तो ये सीक्वेंस है तो यही अमीनो एसिड सीक्वेंस आएगा। नीचे सीक्वेंस है GAG तो ग्लूटामिक एसिड, UUU तो फिनाइल एलानिन, UAG है तो आगे कुछ नहीं आएगा, स्टॉप हो जाएगी ट्रांसलेशन। तो इट इज दी सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन mRNA जो डिसाइड करेंगे कि प्रोटीन में, पॉलीपेप्टाइड में कौन सा अमीनो एसिड कितने नंबर और किस सीक्वेंस में पाए जाएंगे। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट नीट का एक क्वेश्चन भी है। नीट में ये लाइन से क्वेश्चन आ गया था एज इट इज, तो ये एनसीईआरटी की ही डिट्टो लाइन है, एज इट इज कॉपी में लिखनी है आपको। क्या लिखा है इन्होंने, ट्रांसलेशन की फर्स्ट फेज ट्रांसलेशन से एक्चुअली पहले स्टार्ट हो चुकी है। कहने का मतलब है कि मान लो घर पे तुम्हें मम्मी ने बोला भाई आज अपने दोस्तों को बुला लो डिनर पे, तुम्हारा बर्थडे है। मम्मी ने बोल दिया डिनर पे बुला लो। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 8 बजे के टाइम दिया कि तुम्हारे दोस्त आके टेबल पे बैठे, मम्मी भी आ गई और एकदम मम्मी ने जादू किया, टॉइंग खाना लग गया वहां पे। ऐसा तो नहीं होता। मम्मी ने डिनर का टाइम 8 बजे रखा है, लेकिन वो डिनर का जो काम है एक्चुअली में वो तो मम्मी सुबह से ही शुरू कर चुकी होंगी कि मम्मी को दही बड़े भी बनाने हैं। मम्मी ने सोचा छोले भटूरे के साथ छोले चावल भी बन जाए, फिर थोड़ा मिक्स वेज की सब्जी भी बना लेते हैं, पापड़ अचार का अरेंजमेंट भी कर लेते हैं, सलाद भी कर लेते हैं। किसी को छोले नहीं पसंद तो उसके लिए थोड़ा शाही पनीर बना लेते हैं। अब मम्मी ने बोला यार पनीर बाजार का नहीं अच्छा लगता, पनीर भी घर पे निकालते हैं। तो वो जो एक्चुअल 8 बजे का डिनर है उसके काम तो पहले से स्टार्ट हो गए ना। तो ये एनसीईआरटी की लाइन नीट ने पूछी थी और बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे इस पे। तो ट्रांसलेशन में एनसीईआरटी ने लिखा है दैट द फर्स्ट फेज इटसेल्फ amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate। cognate मतलब होता है रेस्पेक्टिव। उनके अपने tRNA से। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि भाई अगर AUG है तो मिथियोनिन लगेगा। फिर हमने क्या कहा था, मिथियोनिन अपने आप तो आ ही नहीं सकता। अमीनो एसिड अपने आप तो इस 3 लेटर के कोड को पहचान ही नहीं सकता। तभी तो क्रिक ने जो प्रपोजल दिया था कि भाई कोई अडेप्टर जैसी चीज पक्का होगी, तो हॉली और किम और क्लग ने बाद में वो चीज ढूंढी। तो पता चला हाँ एक tRNA है, वो tRNA सेंस करता है कि मुझे AUG से जुड़ना है, इसका मतलब मुझे मिथियोनिन को लेके बैठना है। ठीक है, जो GAG वाला tRNA है उसको पता है कि भाई ग्लूटामिक एसिड को लेके आना है, GUG वाले tRNA को पता है कि वेलाइन लेके आना है। तो पहले से उन tRNA के साथ उनके अमीनो एसिड जुड़े होने चाहिए। सो द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या हो रहा है एक्टिवेशन में, अमीनो एसिड को ATP की प्रेजेंस में उसके अपने tRNA से जोड़ा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या रखा गया है, दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग ऑफ tRNA, या इसको बोलते हैं अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA। दिस इज द फर्स्ट फेज, चार्जिंग ऑफ tRNA या अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA। tRNA को अपने करेक्ट अमीनो एसिड से जुड़वाना है।
जिससे कि जब ट्रांसलेशन का टाइम आए तो वो पहले से रेडी है कि तुरंत चले जाए राइबोसोम के पास कि हाँ चलो काम करना शुरू करते हैं। तो ये हैं आपके शुरू के 3 पॉइंट्स, मैंने कहा था साथ साथ लिखेंगे। लिखो फर्स्ट, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे वहां पे एक बॉन्ड होता है जिसे बोलते हैं असाइल बॉन्ड, ACYL, असाइल बॉन्ड। तो यहाँ पे असाइल बॉन्ड्स बनते हैं। बायो के छात्र, बायो का अध्यापक, बायो के छात्र, तो यहाँ पे हमें जबरदस्ती उसकी केमिस्ट्री में नहीं डूबना है। केमिस्ट्री में पढ़ोगे असाइल बॉन्ड, अमीनो ग्रुप्स और असाइल बॉन्ड्स। हाँ जी, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में क्या हो रहा है, ध्यान दो, ध्यान देना बच्चे। हमारे पास ना एक एंजाइम है, आई हैव एन एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। मान लो मैं इसको लिख रहा हूं E1, ठीक है। अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज इस एंजाइम का नाम है। अब मैंने 1 लिख दिया है कि ये फर्स्ट अमीनो एसिड के लिए काम कर रहा है, ठीक। तो ये E है मेरा। अब सबसे पहली जो रिएक्शन सेट होगी ना उसमें क्या होगा, ATP चाहिए और साथ में सबसे पहले इन द फर्स्ट प्रोसेस इटसेल्फ यहां पे आएगा मेरा अमीनो एसिड 1। नेचर इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी प्लान्ड। जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा तो हमने देखा कितने तरीके से चीजें होती हैं। हमने जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा देखा कितने बारीकी से, कितने बढ़िया से चीजें हो रही हैं। तो यहां पे भी है। अब टीआरएनए को तो अपने आप पता नहीं ना कि किस अमीनो एसिड से जुड़ना है, दुविधा समझ रहे हो। टीआरएनए को ये तो पता है कि इस एंटी कोडॉन से इस कोडॉन पे जुड़ना है, बट टीआरएनए को ये थोड़ी पता है कि कौन सा वाला अमीनो एसिड लेके बैठना है। तो नेचर ने यूनिक एंजाइम्स फॉर यूनिक अमीनो एसिड्स बना रखे हैं। लॉक और की मॉडल्स, अगर 20 अमीनो एसिड है ना तो नेचर ने 20 अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज भी बना रखे हैं। हर अमीनो एसिड को सही जगह तक पहुंचाने के लिए उसका अपना एंजाइम, जिससे कि सब अपने अपने राह पे बढ़िया से चलते रहे। सबके दोस्त, पार्टनर, गाइड सब कुछ नेचर ने बना के दिया है। तो पहली स्टेप है ये जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड का एक्टिवेशन। जब ये स्टेप खत्म हो जाएगी ना तो आपको ऐसा सा रिजल्ट मिलेगा। ये जो मेरा एंजाइम है, इस एंजाइम में वो जो मेरा अमीनो एसिड 1 है, ये और साथ में AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूट के निकले, उससे एनर्जी मिली। अमीनो एसिड इस एंजाइम के एक्टिव साइट में आके बैठ चुका है। अब क्या आएगा, अब इस एंजाइम 1 में अमीनो एसिड 1 ही आएगा और अब साथ में आएगा मेरा टीआरएनए 1। मैंने क्या कहा, नेचर ने बहुत ब्यूटीफुली सब कुछ डिजाइन कर रखा है। तो एंजाइम 1 है, उसमें अमीनो एसिड 1 आएगा और फिर इसके पास अप्रोच करेगा टीआरएनए 1। ठीक है जी, टीआरएनए 1 ने अप्रोच किया। इस एंजाइम में ऑलरेडी मेरा अमीनो एसिड 1 और मेरा AMP जुड़ा हुआ था। अब साथ में कौन आ जाएगा, मेरा टीआरएनए आ जाएगा। याद करो,
लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? बताया था टीआरएनए में टोटल 4 लूप्स है जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां फर्स्ट लूप को देखो, पलटो, पेज पलटो। फर्स्ट लूप का क्या नाम लिखा था? एंजाइम बाइंडिंग लूप। 5 प्राइम एंड से जो पहली लूप आ रही है उसको हमने कहा था एंजाइम बाइंडिंग लूप। तो ये मेरा tRNA1 है, ये भी इस एंजाइम के पास आके रुक गया। और अब चलेगा जादू, तेरा जादू चल गया। कैसे चलेगा तेरा जादू? एंजाइम, ये एंजाइम टक 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 इसको फ्री कर देगा, एएमपी को काट के हटा देगा, बोल देगा भाई अब अमीनो एसिड को तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जा सकते हैं। और इस अमीनो एसिड 1 को क्या करेगा? क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? द 3 प्राइम एंड इज द अमीनो एक्सेप्टर एंड ऑफ टीआरएनए। तो इस पे लगा देगा और इस पे लगाने के बाद सारी प्रोसेस हो जाएगी खत्म। तो जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे? ये है मेरा tRNA1 और इसके साथ कौन जुड़ चुका है? इसके 3 प्राइम एंड पे जुड़ चुका है इसका अमीनो एसिड 1। तो करेक्ट टीआरएनए से करेक्ट अमीनो एसिड लग चुका है। जो एएमपी था वो बेचारा फ्री हो चुका है और मेरा वो एंजाइम ये एक न्यू रिएक्शन के लिए फिर से रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस चल रही है। बोर्ड पे जगह कम हो गई थी इसलिए एंजाइम का साइज छोटा कर दिया है। ऐसा नहीं कि एंजाइम छोटा होता जा रहा है, ऐसा नहीं सोचना, बहुत दिमाग चलाते हो। तो क्या हो रहा है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में? क्या हो रहा है अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए में? टीआरएनए के साथ उसका अपना अमीनो एसिड जोड़ के रखा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो पहले प्रोसेस में क्या हुआ? अमीनो एसिड को एंजाइम में बैठा दिया, पायरोफॉस्फेट पीपीआई निकल गए, एनर्जी मिल चुकी है। इस अमीनो एसिड को डर लग रहा है, कह रहा है भाई मुझे अकेला मत छोड़ो। तो एएमपी ने कहा चल मैं रुक जाता हूं तेरे साथ। तो एएमपी रुका हुआ है। अब उतनी देर में tRNA1 आ गया, उसने कहा हाँ यार ये वाला एंजाइम है जिसमें मैं फिट बैठ रहा हूं। तो tRNA अपने फर्स्ट लूप की मदद से अंदर आ गया। अब एंजाइम ने बोला अमीनो एसिड से कि यार देख तेरा tRNA आ गया, एएमपी को जाने दे। तो एएमपी को जाने दिया, एएमपी फ्री हो गया। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एएमपी और ये पीपीआई वहां जुड़ के वापस एटीपी बना दिए जाएंगे। टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे इस अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर दिया तो ये चार्ज्ड टीआरएनए रेडी हो चुका है। जो टीआरएनए अमीनो एसिड से जुड़ जाता है उसे बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। और एंजाइम से दोनों बाहर जा चुके हैं तो एंजाइम एक नए रिएक्शन के लिए फ्री हो गया। तो मान लो सीरीन एक अमीनो एसिड है, तो सीरीन के लिए अलग एंजाइम और सीरीन का अपना अलग टीआरएनए होगा। मिथ्योनिन को चार्ज करके रखना है तो मिथ्योनिन के लिए अपना एंजाइम अपना टीआरएनए, ट्रिप्टोफैन है अपना एंजाइम अपना टीआरएनए, लाइसिन, आर्जिनिन, ग्लूटामिन सब के लिए अपने एंजाइम और उन सब के लिए अपने अपने टीआरएनए मौजूद हैं। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस नोन एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब एनसीईआरटी ने साफ लिखा है दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस इज इटसेल्फ द स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसलेशन। असली खाना जो मम्मी बना रही है तो वो खाना बनने से पहले स्टार्ट हो जाता है। शाही पनीर बनने से पहले उसकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी, छोले बनने से पहले छोले को भिगो दिया गया था तो वो भी उस प्रोसेस का पार्ट है, फिर छोलों को उबाला गया वो भी उस छोले बनने के प्रोसेस का पार्ट है। तो ट्रांसलेशन असलियत में होने से पहले जो टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड लगाया जाता है
ये अपने आप में एनसीईआरटी ने बोला दैट दिस इज द फर्स्ट फेज. The first phase of translation is the activation of amino acids. ठीक है, क्लियर है? सिंगल व्यू देख लो, सिंगल व्यू देख लो. ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे. ये लो एक डायग्राम, रेडीमेड डायग्राम. क्या दिख रहा है यहां पे हमें? व्हाट आर वी एबल टू सी? हमें दिख रहा है कि एक अमीनो एसिड है, ठीक, लिखा हुआ है टीआरपी मतलब ट्रिप्टोफैन. तो ट्रिप्टोफैन के लिए उन्होंने बना रखा है भाई एक साइट है, एटीपी यूज की, 2 फॉस्फेट निकल गए. तो अभी ये जो ट्रिप्टोफैन है एएमपी के साथ बैठा हुआ है कि भाई एएमपी छोड़ के मत जा यार. तो कहता चल नहीं जा रहा. अब दूसरे साइड हमें क्या दिख रहा है कि एंजाइम का नाम दे दिया अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस. अब क्या आ रहा है? वो टीआरएनए आ रहा है जिसका एंटीकोडॉन ट्रिप्टोफैन के कोडॉन से बाइंड कर सकता है. तो ये आके अपने 3 प्राइम साइट से आके जुड़ गया एंजाइम में. ये आके जुड़ गया एंजाइम में. अब हमें क्या दिख रहा है? एएमपी को फ्री करके निकाल दिया कि भाई तू जा, और इस 3 प्राइम OH और इस CO के बीच में बन गया यहां पे बॉन्ड. तो क्या हो गया? इस टीआरएनए के साथ उसका करेक्ट अमीनो एसिड जुड़ चुका है. चार्ज्ड टीआरएनए ट्रेवल्स टू राइबोसोम. ये चला जाएगा राइबोसोम के पास कि मैं आ रहा हूं अमीनो एसिड लेके, बनाते हैं हम पॉलीपेप्टाइड चेन अभी. तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. नेक्स्ट हेडिंग डालो ट्रांसलेशन इनिशिएशन. ट्रांसलेशन की इनिशिएशन, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन. अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? हमने कहा था कि वो जो mRNA बनता है ना, उस mRNA को कोई ना कोई रिकॉग्नाइज करेगा. तो कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो इनिशिएशन के अंदर अगर हम देखें, तो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट में mRNA is recognized by small subunit of ribosome. प्रोकैरियोट में राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट का नाम है 30S. तो mRNA इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. यूकैरियोट्स में भी सेम चीज है. यूकैरियोट में भी सेम है, दैट mRNA is recognized by small subunit of ribosome. बस यहां पे स्मॉल सब यूनिट 40S होता है. तो ये डिफरेंस है. बट mRNA की सबसे पहले रिकॉग्निशन करता है स्मॉल सब यूनिट. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है? एक बार स्मॉल सब यूनिट ने mRNA को रिकॉग्नाइज कर लिया, उससे जुड़ गया. अब हमने क्या कहा था? प्रोसेस स्टार्ट कहां से होती है? हमेशा स्टार्ट कोडॉन कौन है हमारा? AUG. तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं? इनिशिएटर टीआरएनए. एनसीईआरटी ने कहा था AUG को रिकॉग्नाइज करने वाले आरएनए को, टीआरएनए को कहते हैं इनिशिएटर टीआरएनए. इसे ऐसे लिखते हैं हम, टीआरएनए और नीचे लिखते हैं स्मॉल आई. तो इनिशिएटर टीआरएनए
comes and binds to start codon. इनिशिएटर टीआरएनए आके बाइंड करेगा स्टार्ट कोडॉन से। अब डिफरेंस क्या है यहां पे? छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं ये। प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट में जो टीआरएनए है, इनिशिएटर टीआरएनए, वो फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन कैरी करता है। एक ऐसा मिथियोनिन जिसके साथ फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर जो टीआरएनए है, इनिशिएटर टीआरएनए, वो डायरेक्टली मेथियोनिन ही कैरी करता है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में बस छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं कि इनका स्मॉल यूनिट 40 है, इनका स्मॉल यूनिट 30 है। काम वही चल रहा है, एमआरएनए को स्मॉल यूनिट ही रिकॉग्नाइज करेगा। इनिशिएटर टीआरएनए जो होता है वो आके बाइंड करता है स्टार्ट कोडॉन पे। अब डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट का इनिशिएटर टीआरएनए फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन लाता है और यूकैरियोट वाला नॉर्मल मिथियोनिन। डिफरेंस क्या है? बस इस मिथियोनिन में एक्स्ट्रा फॉर्माइल ग्रुप है। ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा फॉर्माइल ग्रुप आ जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो ये है हमारा इनिशिएशन की प्रोसेस चल रही है अभी। सिंगल व्यू में देख लो, एक साथ डायग्राम बना के समझेंगे, फिर पॉइंट्स लिख लो पहले सारे अभी। ठीक है, अब इतना असेंबली हो गई। अब कौन बचा लास्ट में आने से? इस ट्रांसलेशन इनिशिएशन की पार्टी में एक ही मेंबर बच गया आने से। क्या क्या आ चुका है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास स्मॉल सब यूनिट है जो एमआरएनए से जुड़ा था, और इस एमआरएनए पे इनिशिएटर टीआरएनए भी आ चुका है। इतनी चीजें रेडी हैं। एमआरएनए और स्मॉल सब यूनिट पहले जुड़े, फिर इनके साथ आके जुड़ा टीआरएनए, तो इतना यूनिट तुम्हारे पास आ चुका है। अब इसके साथ आके जुड़ता है लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। डिफरेंस क्या है? यूकैरियोट में 60S है लार्ज सब यूनिट, प्रोकैरियोट में 50S है लार्ज सब यूनिट। तो बस ये लार्ज सब यूनिट्स का डिफरेंस है। स्मॉल अलग अलग है दोनों के, लार्ज अलग अलग है दोनों के, बट प्रोसेस यही चलनी है। स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए और टीआरएनए का ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स पे आके जुड़ जाएगा लार्ज सब यूनिट। ठीक है, लार्ज सब यूनिट भाई साहब आ गए, देख लो सिंगल व्यू। मान लेते हैं मेरे पास एक एमआरएनए है 5' AUG है इसके पास। अब मान लेते हैं इसके पास GAG है, इसके पास GUG है, इसके पास UUU है, CUC है, UCU है, और फिर हम लगा देते हैं UAA। ठीक है, हमने क्या कहा था कि जो हमारे आरएनए होते हैं, उस आरएनए में ये तो तुम्हें दिख गया स्टार्ट कोडॉन, यहां तुम्हें दिख रहा है स्टॉप कोडॉन, लेकिन स्टॉप के बाद भी थोड़ा सा डीएनए आरएनए है, और एयूजी से पहले भी आरएनए है।
ये जो मेरा mRNA है इसमें थोड़ा सा रीजन ऐसा है, ये वाला थोड़ा सा डीएनए का पार्ट, आरएनए का पार्ट, और ये वाला आरएनए का पार्ट। तो ये जो ग्रीन वाले रीजन्स दिख रहे हैं ना, इनको कहा जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन। UTRs। जब हम एक mRNA को देखते हैं तो हमने कहा था mRNA में बहुत सारी चीजें हैं। तो mRNA में स्टार्ट कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है, लेकिन स्टॉप के बाद 3 प्राइम एंड की तरफ भी थोड़ा सा आरएनए जो ट्रांसलेट नहीं होता, और स्टार्ट कोडॉन से पहले भी थोड़ा सा आरएनए है जो ट्रांसलेट नहीं होता। तो इनको बोला जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन। साइंटिस्ट ने कोशिश की कि इनको काट के हटा दिया, ठीक है, इनको लिटरली काट के हटा दिया, और उन्होंने देखा कि तब ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है। तो एनसीईआरटी ने बस ये लिखा है कि ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं इनका रोल अभी भी समझने की कोशिश की जा रही है। दे आर नीडेड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अच्छे से हो पाए इसके लिए ये चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी ने कहा है कि स्टार्ट कोडॉन से लेके ये स्टॉप कोडॉन तक का जो हिस्सा है, स्टार्ट से स्टॉप, इतने हिस्से को कहा जाता है ट्रांसलेशन यूनिट। जैसे हमने पढ़ा था प्रमोटर से लेके टर्मिनेटर तक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है, ऐसे ही स्टार्ट कोडॉन से लेके स्टॉप कोडॉन तक सब कुछ ट्रांसलेशन यूनिट है। इनमें यूटीआरस नहीं आते। mRNA के पास आपके यूटीआरस हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं, बेहतर ट्रांसलेशन के लिए जरूरी हैं। काट के हटा दोगे ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है। तो दे आर नीडेड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन, और स्टार्ट से स्टॉप तक पूरा हिस्सा ट्रांसलेशन यूनिट कहलाता है, ठीक। तो मान लेते हैं इस टाइप का एक mRNA जिसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसे एक mRNA के बारे में वी विल स्टार्ट स्टडिंग। तो हमने क्या बोला, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन है। फिर हमने कहा भाई AUG है, फिर क्या सीक्वेंस करा था हमने, GAG, GUG, GAG, GUG, फिर CUC, UUU लगाया है। पहले रुक जाओ, फिर लास्ट में UTR और 3 प्राइम एंड। तो ये है मेरा mRNA। हमने कहा दिस इज रिकॉग्नाइज बाय द स्मॉल सब यूनिट। तो सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट ने आके इसको रिकॉग्नाइज करके स्मॉल सब यूनिट आके चिपक गया, स्मॉल सब यूनिट वो आके जुड़ गया। फिर हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में कौन आ रहा है, हमने कहा इनिशिएटेड टीआरएनए आएगा। अब ये टीआरएनए क्या करेगा, हमने कहा था टीआरएनए का जो लंबा वाला एंड है वो 3 प्राइम होता है। तो ये 3 प्राइम एंड है, और ये अपने ऊपर कैरी कर रहा है मान लो मिथियोनिन। यूकैरियोट तो मिथियोनिन, प्रोकैरियोट तो फॉर्माइल मिथियोनिन। ये आके जुड़ेगा यहाँ पे,
कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस UAC, एंटीकोडॉन में UAC मिलेगा और कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करके ये जुड़ चुके हैं। तो स्मॉल सब यूनिट mRNA और tRNA बन चुका है। और इस सब को ढक्कन लगाने के लिए कौन आ रहा है? फिर ढक्कन की तरह बंद होने के लिए आ रहा है लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट ये आ जाता है फिर। ठीक है, तो पहले स्मॉल सब यूनिट आया, उसने रिकॉग्नाइज किया mRNA को। फिर इनिशिएटर tRNA आया, हमने कहा था RNA 5 to 3 चलता है। एंटी कोडॉन क्यों बोला? कोडॉन 5 to 3 है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल बन गया एंटी कोडॉन UAC, मिथियोनिन को कैरी करके आके लग गया। ठीक, फिर एनसीईआरटी ने बताया कि ये जो लार्ज सब यूनिट्स होते हैं इनमें दो मेन साइट हैं, एक को बोलते हैं पी साइट, एक को बोलते हैं ए साइट। पी साइट एंड ए साइट, एक एग्जिट साइट भी होती है। एनसीईआरटी ने दो ही बताए हैं। E is exit site of used tRNA। P को बोलते हैं पेप्टाइडल साइट, पेप्टाइडल साइट। चार्ज्ड tRNA इसको ऑक्यूपाई करता है। एंड A साइट अमीनो एक्सेप्टर साइट। फ्रेश tRNA यहां पे एंट्री लेता है। फ्रेश tRNA एंटर्स। चार्ज्ड tRNA आता है। एनसीईआरटी ने बस यही दो साइट कही हैं। एनसीईआरटी ने ई को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो यह है आपका सारा ट्रांसलेशन का इनिशिएशन। स्मॉल सब यूनिट आया, mRNA आया, tRNA आके जोड़ा, लार्ज सब यूनिट आ गया। और लार्ज सब यूनिट इस तरीके से आके बैठता है कि उसका P वाला साइट इनिशिएटर साइट से ही कोइंसाइड करेगा। इसी तरीके से हर चीज लॉक एंड की मॉडल पे बहुत परफेक्ट फिटिंग के साथ है। तो इनिशिएटर साइट पे P का एग्जिस्टेंस आती है। अभी तुम्हें दिख रहा है A वाली साइट जो खाली पड़ी है, यहां से एक फ्रेश चार्ज tRNA आके बैठेगा और फिर उनके बीच में बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी सारी इनिशिएशन की प्रोसेस हो गई। आपका दोनों राइबोसोम जुड़ चुका है, स्मॉल और लार्ज mRNA पे आके जुड़ चुके हैं। अब ये हमने कहा था सारी प्रोसेस क्या है, 5 to 3 काम करती है। तो अब ये राइबोसोम एक एक करके 5 से 3 डायरेक्शन में आगे जाना शुरू कर देगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, इलोंगेशन पे। ठीक है, इनिशिएशन चल रहा था, mRNA को स्मॉल सब यूनिट रिकॉग्नाइज करेगा, इनिशिएटर tRNA आएगा, फिर लार्ज सब यूनिट आएगा। हमने देख लिया कि एक ट्रांसलेशन यूनिट स्टार्ट से स्टॉप के बीच के एरिया को बोलते हैं सारे को। पहले और आखिरी में 5 प्राइम और 3 प्राइम दोनों एंड पे होते हैं UTR। ये ट्रांसलेशन एफिशिएंट बनाते हैं। इनके बिना ट्रांसलेशन होगी लेकिन हमेशा खराब ही होगी, पक्का है खराब ही होगी, सही ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। तो इतना कॉम्प्लेक्स आपका इनिशिएशन में रेडी हो जाता है। ठीक है, पी पेप्टाइडल साइट है, यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। चार्ज tRNAs यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं। ए इज अमीनो एक्सेप्टर साइट, फ्रेश tRNA आता है वहां पे। ठीक है, ये देख लो एक डायग्राम, अगेन डायग्राम्स लेके आया हूं। mRNA है, mRNA से कौन आके जुड़ा, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। फिर इससे कौन आके जुड़ा, इनिशिएटर tRNA। दिख रहा है
AUG जो है, AUG 3' to 5' UAC से बॉन्ड बना रहा है। तो कोडॉन और एंटी कोडॉन की बाइंडिंग, तो हमने कहा था टीआरएनए की जो सेकेंड लूप है वो है एंटी कोडॉन लूप। कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री प्लस कोडॉन का एंटी पैरेलल भी है। फिर हमें इस जीटीबी से लेना देना नहीं है, हमें सीधे ये देखना है कि बाद में ये सब कवर हो जाता है लार्ज सब यूनिट से। इसमें ई साइट है, इसमें पी साइट है, इसमें ए साइट है। तो ये हो गया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स रेडी, ये लिखा एनसीईआरटी ने पी साइट। तो ये हो गया इनिशिएशन वाला काम खत्म। अब बढ़ेंगे आगे हम इलोंगेशन पे। आरएनए में एयूजी, जीएजी, जीयूजी, यूयूयू, सीयूसी, यूसीयू है हमारे पास। तो अब देखते हैं इलोंगेशन कैसे होगी। इलोंगेशन की अब अगर हम बात करें, तो मेरे पास 5' अनट्रांसलेटेड रीजन AUG, फिर मैंने कहा GAG, फिर मैंने कहा GUG, फिर UUU, फिर CUC, फिर UCU। टॉप कोडॉन लगा दिया, अनट्रांसलेटेड रीजन है, 3' एंड है। ठीक, ये है मेरे पास। इसी को एक और बार और बना लेते हैं। अनट्रांसलेटेड रीजन है AUG, GAG, GUG, UUU, CUC, UCU, स्टॉप कोडॉन, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, 3' एंड। ठीक है, अब देखते हैं इलोंगेशन की प्रोसेस कैसे होगी सारी। स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट, टीआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग बना के मान लेते हैं मिथियोनिन कैरी कर रहा है। कहा था हमने एग्जिट साइट होती है, पी साइट होती है, ए साइट होती है। अब हमने कहा था टीआरएनए पहले से चार्ज रखे होते हैं। इस ए साइट पे हमने कहा था फ्रेश टीआरएनए आएगा। जी का कॉम्प्लीमेंट सी, ए का कॉम्प्लीमेंट यू, जी का कॉम्प्लीमेंट सी, और इसके 3' GAG कोर्स ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो ये रहा ग्लूटामिक एसिड। तो ये फ्रेश चार्ज टीआरएनए आया, इसने बॉन्ड्स बनाए और आके बाइंड कर गया। ठीक है, इलोंगेशन की प्रोसेस देख रहे हैं अब हम। बाइंड कर गया, बाइंड करने के बाद हमने कहा था पी साइट वो है जहां चार्ज टीआरएनए होता है, ए पे फ्रेश मेंबर आता है। अब क्या होगा, यही लार्ज सब यूनिट जो है, ये ऊपर वाला ढक्कन सारा क्या है मेरा, लार्ज सब यूनिट। इस लार्ज सब यूनिट के अंदर एक एंजाइम है। द लार्ज सब यूनिट हैज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। कईयों के दिमाग में घंटी बज गई है, कईयों के में अभी भी नहीं बजी है। अपने नोट्स पलटो, 2 जगह ये चीज मिलेगी तुम्हें। पहली बार ये चीज तुम्हें मैंने लिखवाई थी आरएनए वर्ल्ड में, दूसरी बार यही सेम चीज तुम्हें मैंने कहां लिखवाई है, करेक्ट, जहां टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ाए थे, mRNA, rRNA, tRNA। तो एनसीईआरटी ने कहा था कुछ राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चरल के साथ साथ कैटालिटिक भी है।
तो लार्ज सब यूनिट के पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है, और हमने कहा था कि ये जो एंजाइम है प्रोकैरियोट में ये 23S राइबोसोमल आरएनए है, और यूकैरियोट में यही एंजाइम का काम 28S राइबोसोमल आरएनए कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो एंजाइम है ये नॉन प्रोटीनिशियस है। आरएनए इज एक्टिंग एज एंजाइम, तो ये क्या है, मेरा राइबोजाइम है। क्या करेगा ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है। ये इस मिथियोनिन और इस ग्लूटामिक एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनवा देगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो इनिशिएशन हुआ, फिर इलोंगेशन के टाइम पे क्या हुआ, एक फ्रेश टीआरएनए आया, क्योंकि कोडॉन जीएजी है तो इस पे वही टीआरएनए आके बैठेगा जो ग्लूटामिक एसिड कैरी कर रहा है। कैसे ग्लूटामिक एसिड कैरी कर रहा है, वही चार्जिंग की प्रोसेस से। ग्लूटामिक एसिड का ही टीआरएनए ग्लूटामिक एसिड के ही अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के पास जाके ग्लूटामिक एसिड अपने से लगवा के रख लेता है। ठीक है, ये प्रोसेस हो जाती है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड। इसने पेप्टाइड बॉन्ड बनवा दिया, और जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तो यहां से ये टूट के अलग हो जाता है, टीआरएनए से उसको अलग करा दिया जाता है। इट विल नो मोर बी अटैच टू टीआरएनए। और अब क्या होगा, अब आपका राइबोसोम ये हो गया पूरा, मेथियोनिन इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, अपने आरएनए से अलग हो चुका है। अब ये पूरा का पूरा राइबोसोम एक कोडॉन आगे ट्रांसलोकेट कर जाएगा। राइबोसोम ट्रांसलोकेशन मतलब उसकी पोजीशन बदलती है बाय 1 कोडॉन। पूरा एक कोडॉन अब ये आगे खिसकेगा। तो जब ये पूरा एक कोडॉन आगे खिसकेगा तो ये कैसा लगेगा तुम्हें, एक कोडॉन ये आगे खिसक चुका है। ई साइट, पी साइट, ए साइट, एक कोडॉन पूरा आगे खिसक गया। ठीक है, एक कोडॉन आगे शिफ्ट हुआ तो जीओजी अब इसके अंदर आ चुका है। ये वाला बॉन्ड टूट गया था ना ऊपर, तो ये एग्जिट मार जाएगा। इनिशिएटेड टीआरएन का काम खत्म, वो बाहर चला जाएगा। अब पी साइट पे कौन है, ऑलरेडी ये पी साइट जीएजी से तो जुड़ी हुई थी, और ये कैरी क्या कर रहा था, ग्लूटामिक एसिड तो ये कैरी कर रहा था, साथ में आ गया मेथियोनिन। तो दिख रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये पी साइट है जहां पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की मदद से। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज यही आरएनए मॉलिक्यूल है, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी बना के रखते हैं, और सेम टाइम पर ये एंजाइम को कैटालाइज, ये एंजाइम का काम भी कर रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करा रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद वो मिथियोनिन अपने टीआरएनए से अलग हो चुका होता है, इसलिए रेड लाइन डाल दिया। और फिर ये राइबोसोम एक कोडॉन आगे बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। आगे बढ़ चुका है ये। अब क्या होगा, यहां पे एक फ्रेश टीआरएनए ए साइट पे आएगा। जीयूजी कोड्स फॉर वेलाइन, तो यहां पे टीआरएनए आएगा जिसके पास वेलाइन है। जी का कॉम्प्लीमेंट सी,
U का कॉम्प्लीमेंट A, G का कॉम्प्लीमेंट C। आपके अमीनो एसिड्स कोडॉन से डिसाइड होते हैं, एंटी कोडॉन से नहीं। कोडॉन mRNA में मिलते हैं, उस पे नहीं। और क्या करेगा, वही कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग दिखाई और जुड़ गया आके। फिर मैंने क्या कहा, फिर कौन एक्टिवेट होगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिवेट होगा। और क्या करेगा, इस ग्लूटामिक एसिड और वेलाइन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा और यहां से कनेक्शन तोड़ देगा, ये कनेक्शन टूट जाएगा। और कनेक्शन तोड़ने के बाद फिर से अब राइबोसोम एक कोडॉन और आगे बढ़ेगा। अब इस तरीके से धीरे 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 हम देखेंगे खिसकता चला जाएगा। सिंगल व्यू में इसको ड्रॉ कर लो, पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। सिंगल व्यू में पॉज कर लो इसे, हम देखेंगे कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा रही है। पहला AUG ही है, वही स्टार्ट कोडॉन है, वहीं से प्रोसेस स्टार्ट भी होती है। और हमने कहा था AUG से मिथियोनिन आता है। प्रोकैरियोट है तो बस फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस ऐसे ही चलेगी। ए साइड से फ्रेश टीआरएनए आया, पेप्टाइड बॉन्ड बना, एक ट्रांसलोकेट कर गया। तो जो चीजें पी पे थी वो ए पे जा चुकी होंगी, ई पे जा चुकी हैं, और एक एक चीज पीछे शिफ्ट होती जा रही है। तो पी वाले पे ग्लू और मेट दोनों आ चुके हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका था इनके बीच में, इनके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका था। मेट को उसके टीआरएनए से अलग करा दिया गया था, तो मेट वाला टीआरएनए बाहर जा रहा है बेचारा। ये चेन बन चुकी थी, फिर पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसफर हुआ, यहां से कट के अलग हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट डायग्राम पे जा रहे हैं हम। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट डायग्राम। क्या क्या दिखेगा अब हमें, एक लोकोमोशन हुई आगे, तो अब यू 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 ए वाली साइड पे आ जाएगा। यू 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 यहां पे आ जाएगा। जी चलो चलते हैं, सेटिंग हो गई मेरी यहां पे चेंज। ये था, आया, एक कोडन आगे बढ़ा, एक कोडन और आगे बढ़ा देते हैं। जो GAG वाला था, GAG वाला अब जो TRN है वो खाली हो चुका है, बॉन्ड टूट के ये सब उधर ट्रांसफर हो गए हैं। इसका वाला जो TRNA था वो खाली हो चुका है, ये ई साइड से बाहर चला जाएगा। ठीक, जो यहां पे था उसके पास क्या क्या था, वेलाइन था, वेलाइन के साथ जुड़ा हुआ ग्लूटामिक एसिड था, और ग्लूटामिक एसिड से जुड़ा हुआ मिथियोनिन था। पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू ये जुड़ते जाते हैं। ठीक है, ट्रांसलोकेट होके आगे आया, एग्जिट मार गया पुराना टीआरएनए, इस टीआरएनए के वेलाइन पे पूरी चेन ट्रांसफर हो गई, ए वाली साइड फिर से खाली हो चुकी है। तो वापस से ए वाली साइड से कौन आया, एक यू 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 है, तो इसके पास क्या मिलेगा, ए ए ए। यू 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 कोडॉन किसका होता है, फिनाइल एलानिन का। तो ये फिनाइल एलानिन लेके आया और कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग से जुड़ गया।
इसकी एंटी कोडॉन कोडॉन के साथ बॉन्ड बना चुकी है, टीआरएनए अडेप्टर का काम करता हुआ दिख रहा है। एक तरफ से अमीनो एसिड, एक तरफ से न्यूक्लियोटाइड को रीड कर रहा है। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना के पूरी चेन वेलाइन की फिनाइल एलानिन पे ट्रांसफर कर देगा और यहां से इसके बॉन्ड को कटवा देगा और वापस से क्या करेगा, फिर से एक कोडॉन आगे बढ़ जाएगा। तो यही सीक्वेंस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सारे कोडॉन्स हैं। कोडॉन को हम बिना किसी गैप के तीन तीन के ग्रुप में लगातार पढ़ते जा रहे हैं और एज इट इज हम पढ़ते ही जाएंगे। नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, अब तो तुम डायग्राम बनाना समझ गए ना कैसे बनेगा। ये एक कोडॉन और ट्रांसलोकेट किया, एक प्लेस और ट्रांसलोकेशन हो गई, तो जीयूजी वाला सब तो उधर ट्रांसफर हो ही गया था, ये एग्जिट मार जाएगा। यूयूयू पे जो टीआरएनए है, यूयूयू वाला टीआरएनए, फिनाइल एलानिन इसके खुद के पास था। बॉन्ड किसका बना हुआ है पीछे, वेलाइन है, वेलाइन से ऊपर ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से ऊपर मिथ्योनिन। ये सब के सब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। वापस से एक फ्रेश साइट एक्सपोज हुई है, एक नया टीआरएनए आया, सीयूसी का कॉम्प्लीमेंट इसके पास होगा जी ए जी। लेकिन जीएजी से अब ये मत सोचना कि सर जीएजी है तो ग्लूटामिक एसिड आएगा। जीएजी एंटी कोडॉन है, कोडॉन सीयूसी है तुम्हारा, तो हमने कहा था सीयूसी से कोड होता है लाइसीन, सॉरी ल्यूसीन। तो ये ल्यूसीन को लेके आया और आके बाइंड कर गया इनके साथ बड़ी मोहब्बत से। ठीक है, आ गया पी साइट का पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, फिर एक्टिवेट हो जाएगा। ई साइट, पी साइट, ये ए साइट, और क्या कर देगा, ये पूरी की पूरी फिनाइल एलानिन और ल्यूसीन के बीच में बॉन्ड बनाएगा। ये बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनाते ही क्या हो जाएगा, यस, यहां से इसका कनेक्शन खत्म। तो पूरी की पूरी जो चेन थी अब वो उस पर ट्रांसफर हो गई और राइबोसोम फिर से क्या करेगा, ट्रांसलोकेट बाय वन कोडॉन। पॉज करके डायग्राम्स बनाते जाना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। राइबोसोम कहाँ था, फिर कहाँ आया, फिर आगे गया, फिर और आगे गया, अब और आगे जाएगा वो, और आगे बढ़ेगा अभी तो, है ना। कहां तक हो चुका था हमारा, सीयूसी तक हो चुका था। तो अब ये जब ट्रांसलोकेट करेगा तो ई पी ए, ये जो था सीयूसी यू 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 सब उधर जा चुका है, तो यू यू वाला खाली हो जाएगा। अब इसका टीआरएनए खाली, इसको निकाल देंगे एग्जिट वाले टनल से बाहर, चार्जिंग में चला जाएगा हाथ के हाथ। पी वाला जो साइट है, इस पी वाले साइट पे मेरे पास क्या क्या है, फिनाइल एलानिन है, फिर फिनाइल एलानिन से पहले वेलाइन होगा, वेलाइन से पहले ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड से पहले मिथियोनिन। ठीक है, मेट ग्लू वैल फिनाइल एलानिन, ल्यूसीन आ गया था। ठीक है, ल्यूसीन आ चुका है यहां पे। इन सब के बीच में
पेप्टाइड बॉन्ड से ये चेन बनती चली जा रही है, ठीक। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये चेन बनती चली जा रही है तुम्हारी। ए साइट फिर से एक्सपोज हो चुका है। इस ए साइट से फिर से क्या आया, एक फ्रेश टीआरएनए आया। यूसीयू का कॉम्प्लीमेंट ए जी ए, लेकिन यूसीयू हमें पता है इट इज द कोडॉन फॉर सीरीन, ये सीरीन कैरी कर रहा है। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज फिर से एक्टिवेट होगा पी साइट पे, ल्यूसीन और सीरीन में बॉन्ड बना देगा और ल्यूसीन से यहां से कट लगवा देगा। तो पूरी की पूरी चेन अब सीरीन के ऊपर आ जाएगी। तो तुम देख सकते हो कैसे कैसे तुम्हारा राइबोसोम मूव कर रहा है। यहां से स्टार्ट हुआ था, आगे बढ़ा, फिर एंड पे जा चुका है, तो यहां तक पहुंच चुका है वो। अब एक कोडॉन फिर से ट्रांसलोकेट करेगा, इट विल ट्रांसलोकेट अगेन बाय वन कोडॉन। तो पहुंचा देते हैं इसे यहां, ई पी ए। जो सीयूसी वाला है टीआरएनए, इसकी तो सारी चेन ट्रांसफर हो गई, तो ये तो एग्जिट मार जाएगा। यूसीयू जो है, इस यूसी पे क्या क्या दिख रहा है मुझे, यूसीयू का खुद का सीरीन है, उसके साथ ल्यूसीन, ल्यूसीन से पीछे फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन से पीछे वेलाइन, वेलाइन से पीछे ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से पीछे मिथियोनिन। ठीक है, ये चेन धीरे धीरे बाहर निकलती जाती है। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, ये धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है राइबोसोम से। सब के सब किससे जुड़े हुए हैं, पॉलीपेप्टाइड। क्यों, पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं इन सबके बीच में। अब लास्ट में है यूएए। यूएए को हमने कहा था कि यूएए है तुम्हारा स्टॉप कोडॉन। कल वाले नोट्स खोलो, वहां लिखा था स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, और ये मार्क करते हैं ट्रांसलेशन का एंड। तो ये जो यूएए है, इस यूएए वाली साइट पर आके बैठेंगे हमारे रिलीज फैक्टर। जैसे हमने कहा था ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन में, ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन में रो फैक्टर आता है, ऐसे ही ट्रांसलेशन के टर्मिनेशन में, ट्रांसलेशन के एंड पे कोई टीआरएनए नहीं है, स्टॉप कोडॉन से रिलीज फैक्टर नाम के प्रोटीन्स आके जुड़ते हैं। तो इस पॉइंट पे आके सारी इलोंगेशन खत्म हो चुकी है। फिर से देख लो एनिमेशन के फॉर्म में, इनिशिएशन रेडी हो गया था, पी साइड पे इनिशिएटर और फ्रेश ग्लूटामिक एसिड वाला मेंबर आया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चेन आगे बढ़ी, एयूजी का टीआरएनए बाहर, जीएजी के ऊपर सारी चेन, जीयूजी वाला फ्रेश अंदर आया। फिर आगे मूव किया तो चेन ट्रांसफर हुई, नया टीआरएनए आया, फिर चेन ट्रांसफर हुई, नया टीआरएनए आ गया था। फिर आगे गए तो पुराने वाले एग्जिट मारते जा रहे हैं, नया और सीरीन वाले पे चीजें ट्रांसफर होती जा रही हैं। फिर आगे मूव किया, लेकिन अब एंड में है स्टॉप कोडॉन जिसके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, तो आ जाएगा रिलीज फैक्टर। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा इलोंगेशन की प्रोसेस है, सारी इलोंगेशन में एक्चुअली में चल क्या रहा है। मान लो तुमने एक एमआरएनए बना दिया, यहां मैं लिख दे रहा हूं एयूजी, यहां मैं लिख दे रहा हूं जीएजी। तो भाई हमने बोल दिया कि यहां पे ए का कॉम्प्लीमेंट यू, ये सी, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, सी यू सी 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। अपना ये आके बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं। अब हमने क्या बोला, हमने कहा कि ये एयूजी वाला जो है ये कैरी कर रहा है मिथियोनिन। अब इस मिथियोनिन के पास ना यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच फ्री होगा, और इसके इस साइड पे कोई फ्री अमाइनो ग्रुप होगा। बायोमोलिक्यूल्स में आप ये चीज पढ़ते हो,
बायोमोलिक्यूल में पढ़ा जाता है कि कोई भी अमीनो एसिड है तो उसके कार्बन के एक तरफ C डबल बॉन्ड OH होता है और दूसरी तरफ NH2 होता है, बाकी चीजें होती हैं। ऐसे ही जो यहां पर GAG है मतलब ग्लूटामिक एसिड है, तो ग्लूटामिक एसिड जो होगा ये रहा उसका NH2 ग्रुप। ठीक है, NH और H इसका निकला हुआ है, CONH निकला हुआ है, और इस तरफ इसके पास C डबल बॉन्ड O और OH होगा। तो यहां पर आपका बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, वाटर रिलीज हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन के जुड़ जाएंगे, यहां से तोड़ के ये सारा पार्ट उधर चला जाएगा। तो इस तरीके से बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, एग्जिट पेप्टाइडल, ये देखा एक एग्जिट टनल होती है, वहां से पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर आती जाती है, और एक ए साइट है अमीनो असाइल, फ्रेश टीआरएनए यहां से आएगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज पी पे काम करता है। और ये सब साइट किसकी है? लार्ज सब यूनिट की। पी वाली साइट बोला है एनसीईआरटी ने की होती है, और ये बोला है एनसीईआरटी ने की होती है। तो एनसीईआरटी ने कहा है देयर आर टू साइट्स, एनसीईआरटी में थर्ड का जिक्र नहीं है। जो टीआरएनए यूज हो गया वो एग्जिट टनल से बाहर, पी वाली साइट पे चेन इलोंगेट होके निकलती जाती है, ए वाली साइट से नेक्स्ट अमीनो एसिड कैरिंग टीआरएनए आता जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग दिखाते जाते हैं। ठीक है, ये रहा एक डायग्राम, इसमें शो किया हुआ है कि एक CO और इधर का जो NH है इनके बीच में बॉन्ड बनता है, और तब जाके तुम्हारे पास ये CONH का पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता जाता है, एम्प्टी टीआरएनए बाहर निकल जाएगा। यही दूसरा डायग्राम, CO और ये NH मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, तो उनका एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, 3' वाले जो एंड्स हैं, ये ऊपर वाला 3' एंड है, ये नीचे वाला 5' एंड है। 3' एंड पे सारे ट्रांसफर्स होते हैं, ये 3' एंड फ्री हो चुका है, क्यों? क्योंकि इसका अमीनो एसिड उधर ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, AUG है तो मतलब ऊपर ये मिथियोनिन है, मिथियोनिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये ध्यान रखना, मिनरल न्यूट्रिशन 11th में दिया हुआ है कि मिथियोनिन हैज सल्फर। ठीक है, इस तरीके से चीजें आगे जाते रहेंगी। शाइन डलगार्नो तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है, बस डायग्राम में है तो उसको छोड़ देना वहीं पे, और चेन आगे मूव करती चली जाएगी। लास्ट हमें करना है टर्मिनेशन, तो हमने यहां पे छोड़ा था इसको, ये लास्ट डायग्राम है हमारा। ठीक है, रिलीज फैक्टर आता है, रिलीज फैक्टर क्या करेगा? आके सबको डिसोसिएट करा देगा, सबको अलग कर देगा। तो लास्ट प्रोसेस हम जा रहे हैं टर्मिनेशन पे, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन लिखो, रिलीज फैक्टर्स बाइंड टू स्टॉप कोडॉन्स, उआ, उगा, उआग। The release factors can bind to stop codon and using energy they dissociate everything, सब कुछ अलग कर देंगे। तो जब ये सब अलग कर देंगे तो आपका वो जो mRNA था वो अलग हो जाएगा, जो आपका लार्ज सब यूनिट है वो अलग, जो आपका स्मॉल सब यूनिट है वो अलग, और साथ में आपको क्या मिलेगा? हमारा जो सीक्वेंस था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा? मिथियोनिन था, फिर ग्लूटामिक एसिड था,
फिर वेलाइन था, फिर फिनाइल एलेनिन था, फिर ल्यूसीन था और फिर सीरीन था। तो ये हमें मिला हमारा एक पॉलीपेप्टाइड चेन which is connected by peptide bonds। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यही अमीनो एसिड और यही इसी ऑर्डर में क्यों आए हैं? क्यों आए इसी ऑर्डर में ये सब? क्योंकि मैंने जब तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने ये सीक्वेंस लिखा। तो तुम्हें पता है AUG से मिथियोनिन, ग्लूटामिक एसिड, वेलाइन, फिनाइल एलेनिन, ल्यूसीन और सीरीन ही आते हैं। तो इसलिए जब ये इनिशिएशन हो गई और जब मेरी एलोंगेशन स्टार्ट हुई तो ग्लूटामिक एसिड वाला ही टीआरएनए आया, फिर नेक्स्ट वेलाइन वाला टीआरएनए ही आया, कोई और आएगा तो बाइंडिंग ही नहीं हो सकती। फिर फिनाइल एलेनिन वाला आया, फिर ल्यूसीन वाला आया, और एक एक करके पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना के उनको ट्रांसफर करता जा रहा है और राइबोसोम धीरे 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 3 डायरेक्शन में खिसकता जा रहा है। आगे पहुंचा, लास्ट में आया रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर जब आके बैठता है, एनर्जी लेता है और लार्ज को अलग, स्मॉल को अलग, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग, एमआरएनए अलग। पेप्टाइड बॉन्ड्स इस तरीके से बनते हैं वो हमने देख लिया, ये भी सारा देख लिया। एमआरएनए लार्ज स्मॉल अलग, वो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं उन्हें शैपरॉन्स। शैपरॉन स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। The polypeptide goes to chaperone for proper folding। अभी तो पॉलीपेप्टाइड चेन तो बस सिंगल सी चेन है। 11th के बायोमोलिक्यूल्स में तुम पढ़ते हो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो ये प्रोटीन के धागे अपने ऊपर, पॉलीपेप्टाइड के धागे अपने ऊपर फोल्ड होते हैं। तो ये फोल्डिंग का काम शैपरॉन नाम का एक अलग मेंबर कराता है ये भी प्रोटीन ही। तो चैपरॉन या शैपरॉन नाम का मेंबर इन पॉलीपेप्टाइड की फोल्डिंग करा के एक प्रॉपर प्रोटीन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तब जाके तुम्हारे डीएनए में जो इंफॉर्मेशन छुपी थी प्रोटीन की वो निकल के आती है और तब जाके बनेगा वो एक फंक्शनल प्रोटीन। तो डीएनए में मान लो अब एक न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, उस न्यूबॉर्न बेबी के पास जो पापा से स्पर्म से आया हुआ आई कलर का जीन है और जो मम्मी से आया हुआ आई कलर का जीन है, दोनों में ही अगर ब्लू कलर बनाने की इंफॉर्मेशन है तो बच्चा जब पैदा होगा वो आंखें खोलेगा तो ब्लू आईज निकलेंगी उस बच्चे की। तो वो सारी जो जेनेटिक्स हमने पढ़ी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस ये है। उनके कोडिंग स्ट्रैंड से काम नहीं होगा, उन दोनों के टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज किए जाएंगे डीएनए के, उनसे बनेगा एक एचएनआरएनए, एचएनआरएनए से उन दोनों में बनेगा एमआरएनए, और वो दोनों ही एमआरएनए का जब इस तरीके से ट्रांसलेशन होगा तो कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। शैपरॉन्स उस चेन को सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर में फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके जब वो फंक्शनल प्रोटीन बनेगा तो वो कैपेबल होगा कि वो किसी सबस्ट्रेट को चेंज करके आईज में ब्लू पिगमेंट्स बना दे, तो बच्चे की आंखों का रंग ब्लू कलर का हो जाएगा। मान लेते हैं कि पापा वक्त के जो जीन है उससे ब्लैक की इंफॉर्मेशन है, मम्मी वाले से ब्लू है, तो बच्चे की आंखों में ब्लू कलर नहीं दिखेगा। ब्लैक विल बी कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर ब्लू, तो ब्लू सप्रेस हो जाएगा, सिर्फ अकेला ब्लैक दिखेगा उस केस में, तो वो डोमिनेंस का फीचर हो जाएगा। दिस इज योर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये टर्मिनेशन हो गई है लास्ट में। रिलीज फैक्टर्स सब कुछ डिसोसिएट, सब अलग करा देते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन शैपरॉन के पास ही रहते हैं, जाते हैं और ये सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ होल प्रोसेस टेक्स प्लेस। रिलीज फैक्टर कहाँ आया? टॉप कोडॉन के पास, और इसने क्या किया? एग्जिट तो मरवाना ही था, पॉलीपेप्टाइड को भी फ्री करा दिया।
एनर्जी यूज करके लार्ज यूनिट अलग, एमआरएनए अलग, स्मॉल यूनिट अलग, खुद भी अलग हो जाता है। तुम्हें एनर्जी कैलकुलेशंस पे ध्यान नहीं देनी है जो यहाँ डायग्राम्स में है, तुम्हें नहीं ध्यान देनी, तुम्हें सिर्फ प्रोसेस समझना था। एक बार प्रोसेस को हम फाइनली देख लेते हैं एनसीईआरटी से। ट्रांसलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब चेन फॉर्मेशन। किसकी चेन? अमीनो एसिड की चेन। ट्रांसलेट वर्ड क्यों आया? क्योंकि अब न्यूक्लियोटाइड की भाषा का परिवर्तन हो रहा है। किसमें? अमीनो एसिड की भाषा में। उससे बनता है पॉलीपेप्टाइड। और अभी मैंने तुम्हें बताया कि वो जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, शैपरॉन्स की मदद से उनकी फोल्डिंग होती है और वो फंक्शनल प्रोटीन में चेंज होते हैं। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। और एमआरएनए में वो सीक्वेंस जो है वो कहां से आया था? टेम्पलेट से, जो कि किसका जैसा था? कोडिंग जैसा था। अमीनो एसिड्स का जो बॉन्ड है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। तो अब ये एनर्जी डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुई, लिखा है देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड। उस एनर्जी को यूज करके पहले से अमीनो एसिड में उत्साह भर दिया जाता है। तो ये एटीपी की प्रेजेंस में होता है, लिंक टू देयर कॉग्नेट, उनके अपने टीआरएनए से जोड़ते हैं। यही फर्स्ट फेज जो है, दिस इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो अपने आप में ट्रांसलेशन की पहली प्रोसेस स्मॉल राइबोसोमल यूनिट का जुड़ना नहीं है। ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज टीआरएनए की चार्जिंग है। क्या लिखा है आगे? अगर दो चार्ज्ड टीआरएनएस बहुत पास लाए जाते हैं, तो अगर वो बहुत पास लाए जाते हैं तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। अगर ये दो चार्ज टीआरएनए एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड जो है इट वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। स्पॉन्टेनियसली। इवन तो ये एनसीईआरटी लिखती कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन वो पेप्टाइड बॉन्ड जब बन रहा है उस टाइम पर एनर्जी नहीं चाहिए। वो एनर्जी कहां गया? वो एटीपी कब यूज कर ली गई? एक्टिवेशन के टाइम पे यूज कर ली गई। तो वो एनर्जी पहले यूज करी जा चुकी है। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विल एनहांस द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर कैटलिस्ट होगा, अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन की स्पीड है ये बढ़ जाती है। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। तो सिंपली हम बोलते हैं राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन बनाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? राइबोसोम्स कर रहे हैं। फिर क्या लिखा आगे एनसीईआरटी ने? द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। जब भी आप बात करते हो राइबोसोम की, तो जो हमारे राइबोसोम होते हैं, इन राइबोसोम्स में बहुत सारे अलग अलग आरएनए के मेंबर्स हैं और इनमें बहुत सारे प्रोटीन के मेंबर्स हैं। तो यू हैव लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड यू हैव लॉट्स ऑफ आरएनए। तो ये जितने भी आरएनए हैं, इन आरएनए के मेंबर्स ने स्ट्रक्चर तो बना ही रखा है, साथ साथ ये क्या कर रहे हैं? ये एंजाइम का काम भी करने लग जाते हैं। फिर 11th में हम पढ़ते हैं कि जब ये इनएक्टिव स्टेट में है, जिस वक्त राइबोसोम को काम नहीं मिल रहा, तो ये दो यूनिट्स में अलग अलग रहते हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। जब स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर करता है एमआरएनए को, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टू प्रोटीन बिगिंस। मैंने पहले भी कहा था एनसीईआरटी में बहुत सारे वांदे हैं।
देखो ध्यान से, एक ये वाली लाइन और एक हमारी लाइन कहां गई, ये रहा ये रहा ये रहा। In the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP, which is your charging of tRNA या amino acylation of tRNA. अब ये जो दो लाइन है, इन दोनों के अगर आप तुम नॉर्मल हिंदी करोगे ना, नॉर्मल हिंदी पे जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? यहां पे क्या लिखा कि ट्रांसलेशन का जो पहला फेज है उसमें अमीनो एसिड चार्ज होते हैं। यहां पे एनसीईआरटी ने क्या लिख दिया कि ट्रांसलेशन की शुरुआत कब मान रहे हैं, जब स्मॉल यूनिट और एमआरएनए जुड़ चुके हैं। तो हिंदी करोगे तो लॉजिकली तो दोनों बातें सेम बैठ रही हैं, तो इसलिए क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे रहेगा, एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन पर। तो एनसीईआरटी की ये लाइन भी जो है ना, जैसे पीछे अभी लिखा था, इस वाली लाइन पर भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, उस वाली लाइन पर भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, और बच्चों ने मार्क्स खोए हैं क्योंकि बच्चों ने एनसीईआरटी ध्यान से नहीं पढ़ी थी। लॉजिक अपनी जगह है, एनसीईआरटी की लाइन अपनी जगह है। जो लाइन एग्जैक्ट एनसीईआरटी की है तो वो ट्रू है। फिर देयर आर टू साइट्स, मैंने कहा था 3 होती हैं बट एनसीईआरटी ने कहा खाली 2 होती हैं, फॉर सब्सीक्वेंट अमीनो एसिड्स टू बाइंड एंड बी क्लोज इनफ टू ईच अदर। ठीक है, अभी वो चीज वहां पे है। ये जो राइबोसोम्स हैं इनमें कैटलिस्ट एक्टिविटी भी मिलती है। 23S राइबोसोमल आरएनए इन बैक्टीरिया इज अ राइबोजाइम, तो हम पहले ही लिख चुके थे। और हमने एडिशनली क्या लिख दिया कि यूकैरियोट्स में यही काम 28S करा रहा होता है। ट्रांसलेशन यूनिट थोड़ी देर बस और देख लो, फिर खत्म कर रहे हैं हम इसे। ट्रांसलेशन यूनिट जो है इसमें इन्होंने बोला कि दिस सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज फ्लैंक्ड बाय, देखो आ गया ना यहाँ पे भी फ्लैंक्ड वाला वर्ड, फ्लैंक्ड वाला वर्ड यहाँ पे भी है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में भी था कि स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड बाय प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। यहां पे क्या लिखा, ट्रांसलेशन यूनिट एमआरएनए का वो हिस्सा है विच इज फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन, दिस रीजन कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। फिर उन्होंने कहा कि यहां पर एमआरएनए में कुछ और भी एक्स्ट्रा सीक्वेंस हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते, तो इनको बोल दिया जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन। 5 प्राइम एंड पे स्टार्ट से पहले भी थे, 3 प्राइम एंड पे स्टार्ट के बाद भी थे, एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए चाहिए। ठीक है, इनिशिएशन के लिए राइबोसोम एमआरएनए से जुड़ा स्टार्ट कोडॉन पे, इनिशिएटर टीआरएनए से ही बस ये रिकॉग्नाइज हो सकता है। राइबोसोम प्रोसीड्स टू इलोंगेशन फेज, इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन। इस स्टेज में कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड लिंक टू टीआरएनए, मतलब चार्ज टीआरएनए सीक्वेंशियली बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडॉन्स। एक एक करके हमने कहा था वो आते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दिखाते जाते हैं अपनी एंटी कोडॉन के मदद से। राइबोसोम कोडॉन से कोडॉन एमआरएनए पे मूव करता रहता है, अमीनो एसिड्स एक एक करके चेन में ऐड होते जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनता जा रहा है। इसकी डिक्टेशन डीएनए ने आरएनए को दी थी और आरएनए ने राइबोसोम को। लास्ट में आए रिलीज फैक्टर, ये जुड़ते हैं स्टॉप कोडॉन से, खत्म करा देते हैं सारी प्रोसेस को और पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है। तो दिस इज योर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तुरंत कुछ क्वेश्चंस देख लो, देन वील वाइंड अप। अनट्रांसलेटेड रीजन कहां मिलते हैं, सेम चीज, वीडियो पॉज करो, आंसर देखते जाना। कहां मिलते हैं, 5 प्राइम एंड आफ्टर स्टार्ट नहीं, बिफोर स्टार्ट, एंड 3 प्राइम पे आफ्टर स्टॉप। पी साइट ऑन द राइबोसोम रिसीव्स डायरेक्टली व्हाट, पी साइट पे क्या था हमारा, व्हाट डज द पी साइट ऑन द राइबोसोम रिसीव्स डायरेक्टली, अमीनो एसिड और टीआरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होती है, साइट ऑफ ट्रांसलेशन मांगा है इन्होंने।
साइट ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये जो साइट ऑफ ट्रांसलेशन है प्रोकैरियोट में तो बस साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट की तो साइटोप्लाज्म में हो सकता है। सरफेस ऑफ आरईआर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे हो सकता है, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो सकता है, और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है। तो क्या आंसर लग रहा है करेक्ट? सिर्फ राइबोसोम इन साइटोसॉल नहीं, ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया यस। सिर्फ उस राइबोसोम में जो न्यूक्लियर एनवेलप और ईआर से अटैच्ड है नहीं, ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस। पहले भी कहा था न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस था, उस न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए बनता है, राइबोसोमल सब यूनिट भी बनते हैं, बट वो एक्टिव नहीं होते। अमीनो एसाइल सिंथेटेस क्या कराता है? क्या करा रहा था? करेक्ट, अमीनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ता है। चार्जिंग में क्या होता है? करेक्ट, अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ता है। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। When small subunit encounters mRNA, process of translation begins. अभी पढ़ा था। Peptidase catalyzes formation, गलत, peptidal transferase है। UTR are present between the codons, गलत। End of translation में release factor binds to initiation, गलत। Stop codon से जुड़ेगा, ठीक है। So that was it for translation। फिर से एनसीईआरटी की सारी लाइन और एक बार लेक्चर फटाफट खुद से देखना, उसको पूरा रिवाइज करना, सारे डायग्राम को खुद से विजुअलाइज करना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका तुम्हें मिल जाएगा आंसर। टिल देन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।